नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, साल 2022 के आने वाले महीनों के बारे में और किस प्रकार से संपूर्ण वर्ष में आपके कार्य होंगे और किस प्रकार की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का परिणाम फल आपको मिलेगा और किस किस पोजीशन में आपकी राशि के अकॉर्डिंग ग्रहों का गोचर चल रहा है। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नए साल, नए उत्साह, नए मनोवेग को हम साथ में लेकर के एक अलग तरीके के रास्ते पर चलने के लिए बहुत नजदीक से सोचते हुए जाते हैं, किंतु कभी कभी परिणाम स्वरूप उस तरीके के परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो पाते जो हम पहले से प्लान बना के चलते हैं। जिन कार्य प्रणाली पर चलने की रूपरेखा को तैयार करते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम उन्हीं चीजों में उलझ करके रह गए और कहीं उसको अच्छा करने के बजाय हम उसमें और ज्यादा फंसते चले गए। उसी तरीके की सिचुएशन को दर्शा रहा है यहाँ पर द्वादश भाव में चंद्र, मंगल और केतु का योग आपके लिए। तो हालांकि हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, जब हमारे नव संवत्सर का प्रारंभ होता है, उसी दिन से हमारे नव वर्ष का भी मंगलमय शुभारंभ प्रारंभ होता है। इसी दिन से हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना को नवरात्रों के रूप में पूजते भी हैं और उसी दिन से ही हम सब भगवान गणेश आदि की पूजन बंदन करके अपने नव वर्ष को प्रारंभ करते हैं। वेस्टर्न पद्धति के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है यह रात्रिकालीन होता है, जबकि और हमारा हिंदू संस्कृति का जो कल्चर है उसमें कोई भी चीज सूर्योदय से पहले प्रारंभ ही नहीं होती, अथवा वो दिन हो चाहे अन्य कोई और चीज। जैसे आप अंग्रेजी के हिसाब से अगर तारीखों की चेंजिंग को देखते हैं तो यह रात्रि के 12 बजे के बाद में नए दिन के रूप में प्रारंभ हो जाता है और इसका यह भी एक बड़ा परिणाम हो सकता है क्योंकि जो गोचरीय व्यवस्था होती है यह सूर्य और चंद्रमा आदि को आधार मानकर ही हम देखते हैं। और तो नव वर्ष के अंदर में धनु राशि के लिए जैसे कि सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को आपके दूसरे भाव के अंदर में जाने वाला है। इस समय सूर्य आपके लग्नस्थ चल रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ समय इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि भाग्यश होकर के सूर्य का जो प्रारंभ आपको इस समय नव वर्ष में मिल रहा है, 14 जनवरी तक का जो समय है आपके पास में, हम ये तो कहेंगे कि वर्ष की शुरुआत तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच और अच्छे उत्साह के साथ में होगी और उसका काफी हद तक आपको बहुत ही अच्छा परिणाम भी यहाँ पर मिलेगा। और इस सूर्य की जो गोचरीय स्थिति है लगभग 1 माह के लिए जब दूसरे स्थान पर रहेगी तो लगभग यह स्थान भी आपके धन भाव कहलाता है, कुटुंब परिवार आदि के लिए देखा जाता है। और यहाँ पर आने के बाद में थोड़ी परेशानी भी दे सकता है क्योंकि यहाँ यह शनि के साथ में गोचर करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के गोचर की। तो चंद्रमा इस समय 1 जनवरी के अकॉर्डिंग हमने लिखे हुए हैं, तो 1 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि के अंदर में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा धनु राशि में ही होगा। लेकिन इस समय एक धनु राशि का जो चंद्रमा होता है वह राशि में ही होता है, धनु राशि में ही चंद्रमा होता है, तभी वह राशि होती है। किंतु 1 जनवरी को यह चंद्रमा का आपका जो गोचर चल रहा है यह 12वें स्थान पर मंगल, चंद्र और केतु के साथ में परिभ्रमणशील हैं और यथाशीघ्र ही यह परिवर्तन होकर के वापस आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो यह स्थिति मैंने शुरुआत में ही बोली थी कि कुछ चीजों को लेकर के बहुत ही संवेदनशील परिस्थितियों को आपको यहाँ पर खड़ा कर सकती है, उसमें जाके आपको फंसा सकती है, क्योंकि हम जिन चीजों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करके चलते हैं, बहुत ही ज्यादा ये प्लान बना के चलते हैं कि हम इस चीज को एक्यूरेट इसी तरीके से ही करेंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं मंगल उस पोजीशन में खर्चे में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपने किसी चीज का बजट एक फिक्स एक अमाउंट सेट कर रखा है तो उसका करीबन दुगुना आपका खर्चा होने वाला है। और यह वर्ष आपके खर्चे के लिए बहुत ही ज्यादा
देखा जाएगा, क्योंकि आपके हाथ से चाहे वह शुभ कार्यों में ही खर्चा होगा, किंतु आपका खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर मंगल करवाएगा। और चंद्र केतु का योग है, तो यह योग भी कभी कभी विषम परिस्थितियों में ले जाकर के भी आदमी को फंसा देता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे किसी भी कारण से परिवार में, व्यापार में, आपके अपने पर्सनल लाइफ के अंदर में आ सकते हैं। आपको उन पर आपको थोड़ा विचार मनन करना होगा और यथासंभव यथाशक्ति उन चीजों से बचने का प्रयास भी आपको करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। 16 जनवरी को मंगल वापस से धनु राशि के अंदर में ही प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पंचमेश होकर के यहाँ पर बैठेंगे और इस समय गोचर कर रहे हैं द्वादश स्थान के अंदर में। तो जब यहाँ पर मंगल का गोचर आएगा तो यह गोचर आपके लिए 16 जनवरी के आगे थोड़ा राहत देने वाला जरूर होगा, किंतु यहाँ पहले से ही जो शुक्र हैं यह मौजूद हैं, तो शुक्र ग्रह का भी इसी राशि में 30 जनवरी तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे और फिर 30 जनवरी के आगे यह मार्गी हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर मंगल का शुभ प्रभाव आपको यथावत मिलता रहेगा, अच्छा मिलता रहेगा। इस जगह पर आपके लिए मंगल का प्रभाव खर्च की बढ़ोतरी करने वाला होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध जैसे कि अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से, जनवरी की 15 तारीख से यह यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। जब यहाँ पर यह ग्रह वक्री होंगे तो इसका क्या होगा कि इस ग्रह का अपना एक जो पावर सिस्टम होता है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और बुध और अधिक शक्तिशाली होकर के दूसरे भाव के अंदर में बैठेंगे। तो आप किन चीजों को करना चाहते हैं जो बुध आपको करवाना चाहता है, वाणी से संबंधित काम या कोई भी चीज जो आप करते हैं, आपकी भाषा और आपकी बोलचाल और आपके बोलने के तरीके के ऊपर ही आपके कार्य की होने और नहीं होने की स्पष्टता और अस्पष्टता समाई हुई है। क्योंकि अगर आप अपनी वाणी को अच्छा रखेंगे, यदि आप अपनी वाणी को एक बनावटी तौर से नहीं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ शनि भी स्वयं बुध के साथ में ही बैठे हुए हैं। और सेकंड बात, यह धन बैंक बैलेंस को दर्शाता है, गले को दर्शाता है। तो गले से संबंधित समस्या भी यहाँ पर कभी कभार हमारे को हो सकती है, इसमें गले का आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन में बढ़ोतरी करेगा बुध यहाँ पर आपकी, यह कंडीशन आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र पर झलकता है और व्यक्ति के उस चरित्र की एक प्रामाणिक धुरी ही बृहस्पति को माना जाता है, जिस पर वह चलता है और सभी कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी चीज को किसी जगह पर स्थापित करना चाहें और उस जगह का नीचे से कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो और वो हवा में हम उसको अटका नहीं सकते, सेम इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव प्रत्येक कुंडली के लिए एक जड़ है, आधार है, स्तंभ है, या हम जिस प्रकार से भी उसको एक शक्ति मानते हैं वह है। किंतु यहाँ गुरु की जो पोजीशन है आपके लिए, क्योंकि गुरु हमेशा ब्राह्मण है, पूजनीय है, जाति धर्म से यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दो ग्रह जो है ब्राह्मण जातीय ग्रह हैं कि आपके कार्य अच्छे हैं, पुण्य कार्य धर्म आदि में आप विश्वास रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम गुरु यहाँ पर देंगे। अगर गुरु की जो पोजीशन है वो देने वाली है, गुरु कुछ न कुछ शिष्य को देता है, इसी प्रकार से गुरु ग्रह भी हमारे लिए हमको धन धान्य अन्य सभी चीजों को देने वाली पोजीशन पर होते हैं। तो यह दोनों ही ग्रह धन के कारक ग्रह भी होते हैं। तो आपके लिए यह पराक्रम भाव के अंदर में कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति ग्रह गोचर करते हुए आ रहे हैं और यहाँ गुरु का जो सीधा दृष्टिगत प्रभाव आपके भाग्य स्थान को स्पर्श कर रहा है। तो अमृत दृष्टि से बृहस्पति, सप्तम दृष्टि से बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर देखते हैं। कहते हैं जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहां पर गुरु बहुत ज्यादा प्रभाव को बढ़ाते हैं, उस जगह के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने लग जाता है। तो यहाँ सूर्य की राशि भी है और भाग्य स्थान है और सूर्य भाग्येश होकर के लग्न के अंदर में बैठा है। अगर आपको
कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस बीच में करने का होगा, 101% आपका वह काम निश्चित तौर पर जैसा आपने सोचा है उसी प्रकार से पूर्ण होने की पूरी आशा हम रखते हैं, लगभग जब तक गुरु की पोजीशन यहाँ पर है। तो हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि 11 अप्रैल तक गुरु का गोचर इस जगह पर रहेगा और 12 अप्रैल को बृहस्पति जो है अपनी 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से भी बृहस्पति आपके लिए अच्छा रिजल्ट ही करेंगे, क्योंकि कर्म भाव को बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं। और फिर बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर है, यानी कि आपका जो एक लाइफ स्टाइल है, एक जॉब प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, या आप पढ़ने वाले विद्यार्थी या शिक्षक पढ़ाने वाले हैं या शोध कार्य करने वाले हैं, किसी भी प्रकार से जो लोग किसी भी तरीके की मेडिसिन या केमिकल के ऊपर में विशेष तौर पर अध्ययनरत हैं या किसी भी तरीके का उस पर शोध कर रहे हैं, किसी तरीके की खोज कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर गुरु देने वाले हैं, उसमें पूर्ण रूप से आपको हेल्पफुल कंडीशन पर यहाँ रखेंगे। तो इसलिए आपको जॉब या नौकरी जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपको यह ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह इस समय अगर आप देखते हैं तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र धनु राशि में सूर्य के साथ में ही गोचर कर रहे हैं और 30 जनवरी को वापस सूर्य इसी जगह पर ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद में भी शुक्र इधर ही रहने वाले हैं और इनके साथ में मंगल देव आ जाएंगे। तो कभी कभार इस परिस्थिति में फैमिली लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के कारण से मतभेद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सावधानी और सतर्कता यहाँ पर बहुत ही जरूरी है और कोई भी ऐसा कार्य आप यहाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि लग्नेश का शुभ प्रभाव में होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने ही ऊंचाई पर यह ग्रह आपको पहुंचाएगा, अगर ये दो ग्रह मिलकर के यहाँ पर लग्नस्थ आते हैं तो आपके बदनामी का कारण भी यह ग्रह यहाँ पर बन सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गतिविधि अपने जीवन में ना लाएं, ना अपनाएं, जिससे आपको आमूल आपकी जो छवि है हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। हालांकि यह बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह स्थिति बना ही देता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस मोड़ पर ले जाके फंसा ही देता है। तो बात करते हैं इसके बाद में हम शनिदेव की। शनिदेव सेकंड भाव के अंदर में वाणी के भाव में धन धान्य, बैंक बैलेंस आदि का स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान सेकंड भाव माना जाता है। यहाँ पर शनिदेव का गोचर है। बहुत ही टाइट पोजीशन के अकॉर्डिंग आप अपनी डीलों को करने वाले हैं, अपने घर वालों के साथ में बहुत स्पष्ट तौर पर बातचीतों को रखने वाले हैं। इस बीच में कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल ढिलाई वाले मूड में आप हैं नहीं, आपने सारी चीजें बिल्कुल सेट कर रखी हैं कि हमको इसी तरीके से रहना है और यही चीज परफेक्ट है, इससे आगे ना पीछे कहीं मुड़ना नहीं है, दाएं बाएं कहीं देखना भी नहीं है। क्योंकि जो शनि का यहाँ पर है आपके वाणी के ऊपर फुल कंट्रोल रहने वाला है और आपकी अपेक्षा भी दूसरे से यही रहेगी कि भाई अगर मैंने तुम्हें 2 और 2 4 ही बताया है तो तुम 6 मुझे नहीं बता सकते। तो बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी आपके लिए रहेगी यहाँ पर। तो हालांकि यह बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों से आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह शनिदेव आपके इस जगह से परिवर्तन होकर के आपके इस जगह आने वाले हैं और शनि का गोचर 29 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएगा और यह कुंभ राशि में जब गोचर करने लगेंगे तो फिर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि रखेंगे। तो तब शनि की दृष्टि दोष युक्त है, शनि की दृष्टि में ही दोष है, संपूर्ण शनि में दोष बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है। तो जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वज्रपात हो जाता है। जो कार्य आपके अभी तक बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे थे और अचानक से यहाँ पर उनमें थोड़ी ब्रेक आनी चालू हो गई। ब्रेक क्यों आएगी? क्या आपके कार्य नहीं होंगे? निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन उसमें स्पष्टता आनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने सोचा तो वो आपके पहले से ही आपने सेट कर रखा है, तो आपको चलना वैसे ही है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट, अच्छा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन को लेकर के बहुत सजग रहने वाले हैं और स्पष्ट वक्तव्य को अपनाने वाले हैं बहुत, लेकिन आप कठोर वक्तव्य ना अपनाएं। इसके साथ में हम बात करेंगे राहु ग्रह की। 12 अप्रैल को राहु जो है मेष राशि में ही रहेंगे। हालांकि राहु का जो गोचर चेंज होगा वो मार्च में 17 मार्च के आसपास में राहु परिवर्तन कर जाएंगे। 17 मार्च को जब राहु का
अपने मेष राशि के अंदर में गोचर करेंगे तो 12 अप्रैल को यह मेष में ही गोचर करेंगे। तो 12 अप्रैल को जब यह मेष में गोचर करेंगे तो उसके बाद तुरंत ही यहाँ अगर हम देखते हैं तो शनि का जो गोचर हो रहा है 29 अप्रैल को शनि का भी गोचर चेंज हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है पहले राहु अपने गोचर में ट्रांजिट करेंगे, दूसरा फिर जो ट्रांजिट होगा वह शनिदेव का होगा। और शनिदेव के गोचर को बदलने के साथ साथ ही साढ़े साथी के चक्र में परिवर्तन आ जाएगा। धनु राशि के जातकों की साढ़े साथी पिछले 7.5 साल से चल रही है, अंतिम चरण पाद पर वह साढ़े साथी उनकी समाप्ति पर आ रही है और वह उस तारीख में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में जो साढ़े साथी रहेगी वह मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की साढ़े साथी यहाँ पर प्रारंभ होती है। तो मीन राशि के जातकों की जो साढ़े साथी यहाँ पर प्रारंभ होगी तो यहाँ से शनि का जो साढ़े साथी का चक्र है वो भी बदल जाएगा। हालांकि यह बीच में गोचर में वापस से चेंज होगा तो फिर थोड़े समय के लिए वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा। यही गोचर में वक्री अवस्था में जाने पर ग्रह वापस अपने पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। तो केतु का जो गोचर होगा वह आपकी लाभ भाव को देखेगा। लाभ भाव में यहाँ पर जो है केतु एक राशि इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर उन लोगों को फायदा होगा जो लोग दूसरे के कार्यों का लेखा जोखा अपने पास में रखते हैं, या यूं कह लें कि दूसरे का सारा काम उनके कंट्रोल में होता है। यानी कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ है, या मेरा कौन सा अकाउंट कहाँ चल रहा है, मेरी क्या क्या LIC पॉलिसी है, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ। यानी कि जिन लोगों का काम इस तरीके का है जो दूसरों के लिए काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। या जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन में डील करते हैं, बैंक से किसी को लोन दिलवाते हैं, या बैंकिंग का कोई ऐसा काम जो पब्लिक डीलिंग के लिए होता हो ऐसा काम, या किसी भी तरीके की LIC पॉलिसी, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की हो, गाड़ी की हो, उन चीजों में जो डील करते हैं, या जो शेयर मार्केट के अंदर में जिन लोगों का प्लान रहता है कि भाई हम ऐसा कुछ काम करें, तो शेयर मार्केट वालों को भी यहाँ पर फायदा होगा। कहने का मतलब है कि जॉब प्रोफाइल के साथ साथ में कुछ लोग इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कैरियर के लिए अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कैरियर में आपको लाभ मिलने वाला है। और जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट बता दिया कि दोनों जगहों पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य और कर्म पर रहने वाली है, गोचर से पहले भी, ट्रांजिट होने पर और ट्रांजिट होने के बाद में भी। तो यह अच्छा है। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बुध ग्रह का आपको थोड़ा गले इत्यादि से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। खर्चे और वाणी पर कंट्रोल रखें। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, किंतु यहाँ पर थोड़ा मंगल की जो चंद्र केतु की युति है ये थोड़ा खर्चे को अचानक से बढ़ा सकती है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में है और इस भाव को देखते रहेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। हालांकि उस समय भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। उसके बाद फैमिली के लिए ओवरऑल ठीक है, सही है, संतान के लिए अच्छा है, पारिवारिक जीवन में पत्नी आदि के लिए अच्छा है। हम एक दूसरे के लिए किसी भी तरीके के इसको खराब नहीं कह सकते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसका जो सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में अगर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर मुझे लगता है बुध ग्रह की रहने वाली है। और जब तक कि आपके जो बुध है यहाँ वक्री कंडीशन में भी मकर में 15 से जाने वाले हैं, तो वक्री बुध के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में आपको कुछ उपाय करने चाहिए या साल के शुरुआती दिनों में ही करने चाहिए। जैसे हरिद्रा गणेश की आप पूजा करें। हरिद्रा गणेश की पूजा करने से आपको बहुत अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। उससे आपको अचूक इसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रत्येक बुधवार को आप गणेश जी को दूर्वा और हरिद्रा और चावल मिला करके चढ़ा सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। या फिर गणेश स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी या किसी कर्जे या ऋण से भी आप
ग्रसित हैं तो ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम लाभदायक रहेगा। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि आपके लिए सभी प्रकार से यह नया साल एक नई उन्नति, नया मंगलमय जीवन आपके साथ में लेकर के चले और आप अपने परिवार, दोस्त, इष्ट मित्रों के साथ में बहुत खुशी के साथ में नव वर्ष का आनंद लें और सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, कष्ट, क्लेश आदि आपके दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ में आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ हम देते हैं आपसे विदा। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।